हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रकाश मन एजुकेशन हब। आज हम लोग टाइप ऑफ सेट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से सेट का जो मेन सेट होता है उसको हम पढ़े थे। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, इस तरह से। और उसके बाद उसके पीछे क्लास में हम पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ सेट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ यह जैसे कंपैरिजन इसका बेस है, तो उसका बेस था ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी से हम कार्डिनलिटी का यानी मीन्स है, तो कह सकते हैं उसको हम कि अवयवों की संख्या, तो इसी को हम कार्डिनलिटी कहेंगे। तो इस तरह से हमारा दो बेस हो गया। आज जो हमारा सेकेंड बेस है और टाइप जो भी है सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो इसको आज आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे इसको समझेंगे। तो आई होप कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा यह जो बेसिस है उसको पहले समझना। बेसिस होता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन तभी होता है जबकि एक से अधिक किसी भी चीज़ में हो, कोई भी थिंग्स में हो, कोई भी वस्तु में हो, तो जब तक एक से अधिक वस्तु नहीं होगा तो उसमें कंपैरिजन होने वाला में से नहीं है। तो यह हम हेडिंग से ही हमको पता चल सकता है, ये पता हम अपने आप में महसूस कर सकते हैं कि हेडिंग से यह जो होगा ऑन द अवेलेबल ऑफ टू सेट, यह दो सेट के लिए उपलब्ध है, यह दो सेट के लिए यह अप्लीकेबल है, उससे वह एक सेट के लिए नहीं, क्योंकि यह हमारा कंपैरिजन है, तुलनात्मक है। तुलना शब्द जो होता है यूज सिर्फ दो वस्तु या दो व्यक्ति में होता है, टू पर्सन या टू थिंग्स। तो इसी तरह से इसमें भी हम दो जब भी चलेंगे दो को लेकर। तो अब देखिए है कि इक्वल सेट, सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ टू सेट। देखिए अब है कि दो सेट इक्वल कब होगा। जैसे दो कोई भी सेट लिए तो उसमें होगा ना, अब तुलना करना है तो तुलना करने में या तो इक्वल होगा या दोनों एक ज़्यादा होगा एक कम होगा एक। तो कैसे कब उसमें जो है हमारा दोनों इक्वल होगा उसको देखना है। तो इक्वल तभी होगा जब मान लीजिए कि हमारा दो सेट है, दोनों में जो एलिमेंट पहला सेट में है वह एलिमेंट दूसरा सेट में भी हो, हर एक एलिमेंट। ऐसे कि ए हमारा है, यहाँ पे देखिए यदि दो समुच्चय है ए और बी, ए में जो एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट एच एलिमेंट, वह बी में भी इच एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट है, तो जो उसको हम कहेंगे इक्वल सेट। जैसा कि हमारा डेफिनेशन है कि दो सेट ए और बी के संदर्भ में, दो सेट ए और बी के संदर्भ में, सबसे पहले हम बोले थे कि कंपैरिजन है तो टू सेट नेसेसरी है। तो दो सेट ए और बी के कंपैरिजन में यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो तो ए और बी को हम इक्वल सेट कहेंगे। कब कहेंगे? जब दोनों में अवयव की संख्या समान हो, नहीं बल्कि जो ए में हो वही हमारा बी में हो, सभी अवयव। ऐसा नहीं कि कुछ है कुछ नहीं है, नहीं, जो ए में हो वही बी में भी हो। अब देखिए अर्थात x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इसको क्या कहेंगे? इम्प्लाइज दैट। थिंकिंग करिए और जो है इसको सोचते रहिए कि सिंबल को कहेंगे क्या, क्योंकि हम उसका यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले भी हम बोले थे कि इसे कि पढ़ना उतना बड़ी बात नहीं, उतना मायने नहीं रखता है, पढ़ाई उतना मायने नहीं रखती है जितना कि हम आगे बढ़ना और पढ़ाई के पीछे के पढ़े हुए चीज़ों को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वह ज़्यादा मायने रखती है। तो हम इसी के साथ जो आप लोग यदि आगे बढ़ रहे हैं और पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो वह हमारे पीछे भी सेफ है और आगे भी तो हम चल ही रहे हैं। तो इसी तरह से तो वही हम यूज करेंगे। तो x बिलोंग्स टू ए, तो और x इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। अब देखिए y बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू b। इससे हमारा x जो है ए भी में है और b में भी है, x हमारा ए में भी है और b में भी है, और y हमारा भी ए में भी है और b में भी है। तो इस तरह से क्या होगा, जब हमारा
एक्स और दोनों में प्रत्येक अवयव है और सेम अवयव है, तो इस एलिमेंट है सेम एलिमेंट, तो इस तरह से हमारा जो है यह हो जाएगा ए और बी इक्वल सेट। देखिए अब सिंबल ऑफ टू इक्वल सेट्स, दो इक्वल सेट को किस तरह से हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसका इस तरह से यह सिंबल है ए इक्वल टू बी। जरूरी नहीं है बॉक्स देना, ये तो सिर्फ हम आपको यहाँ ध्यान लगे या ध्यान पे आपका यह सामने आए तो इसको हम दे दिए। अब देखिए एग्जाम्पल तो सिंपल सा है कि ए देखिए 3 5 6 2 और बी में है 2 3 5 6। देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, 5 यहाँ है तो 5 भी यहाँ, 5 भी यहाँ है, 6 यहाँ है तो हमारा 6 भी यहाँ है, 2 यहाँ है तो हमारा 2 भी यहाँ है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में और बी का प्रत्येक एलिमेंट हमारा ए में है, ए का ईच एलिमेंट बी में और बी का ईच एलिमेंट ए में। तो इस तरह से हमारा ए और बी जो है वो हमारा वह इक्वल सेट हो जाएगा। देखिए और यदि रहे ऑर्डर का सवाल तो ऑर्डर इसमें मायने नहीं रखता, ऑर्डर मायने ही नहीं रखता। जैसे यहाँ 3 है, 3 जैसे इसमें आगे है तो यहाँ 3 कहीं भी हो, सिर्फ हमको इससे मतलब रखना है कि उसमें सेट में वो अवयव उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। अब उसका जो प्लेस है वह वैल्यूएबल नहीं है, वह मायने नहीं रखता। तो इसीलिए 3 जैसे इसमें 3 है तो 3 इसमें बी में जहाँ कहीं भी हो है, सिर्फ उसी से मतलब रखना ना कि कहाँ है उससे नहीं, प्लेस को वैल्यू और प्लेस जो हमको नहीं रखना है तो वो मायने नहीं रखता। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब देखिए तो 2 सेट में हम इक्वल सेट करके अब होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट जैसे समतुल्य सेट, इसको कहेंगे समतुल्य समुच्चय। समतुल्य तो जैसे नाम से पता चल रहा है, सम मतलब समान और इक्विवेलेंट मतलब ये होता है सम मतलब समान और तुल्य मतलब जो तुलना करने हो, समान हो लेकिन सेम नहीं। देखिए समान इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों में बहुत अंतर है। इक्वल होता है जिस तरह है उसी तरह, लेकिन इक्विवेलेंट है कि उस तरह से नहीं, भले मेरे बराबर है लेकिन हम नहीं है, हम नहीं है मेरे बराबर, एक बी के बराबर लेकिन ए बी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ए है वह बी के बराबर है बट बी नहीं है, ए बी के बराबर है बट ए बराबर बी हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए बी नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक राम है और एक श्याम है, राम है और एक श्याम है, राम के पास 5000 है और श्याम के पास भी 5000 है। तो अब देखिए तो राम के पास भी 5000 है और श्याम के पास भी 5000 है। हम कह क्या सकते हैं कि राम के पास श्याम के बराबर पैसा धन है या राम के पास श्याम के बराबर पैसा है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि राम श्याम है? नहीं ना, जस्ट यही बात है। हम यह कह सकते हैं कि राम के बराबर श्याम के पास पैसा है, लेकिन राम को हम श्याम नहीं बता सकते क्योंकि दोनों का आइडेंटिटी अलग अलग है, दोनों की पहचान अलग अलग है। तो इसीलिए जस्ट उसमें भी इसी तरह होता है। और फिर एक बात और, जैसे मान लीजिए कहेगा कि 2 आदमी है और दो आदमी नहीं बल्कि दोनों के पास एक ही पैसा है, लेकिन दोनों जो है इक्विवेलेंट है, लेकिन दोनों आदमी एक ही इंसान है, तब जो हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है राम, उसका घर का नाम राम है, नहीं सॉरी होता है 2 नाम कि घर का नाम जैसे रामू है और बाहर का नाम राम। तो जो इसके पास 5000 रुपया है तो हम तो जानते हैं कि दोनों एक ही आदमी है, तो यह भी 5000 इसके पास भी होगा ना। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, राम और रामू इक्वल है। कब? क्योंकि दोनों एक ही इंसान है। तो यही है फर्क इक्विवेलेंट और इक्वलिटी में, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में। तो देखिए इक्विवेलेंट, अब इसको किस तरह से हम डेफिनेशन देंगे इसका देख लीजिए। यह होता है यूं इस तरह से, टू सेट हुज क्वांटिटी आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। 2 समान क्वांटिटी वाले सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। क्वांटिटी वाले सेट के साथ करने का मतलब है कि जो भी उसमें क्वांटिटी जो भी होगी, अवयव जो भी हो, लेकिन अवयवों की संख्या जो होगा वह समान होगी। एलिमेंट जो भी हो लेकिन बट नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल। यही इसका कहने का तात्पर्य है। तो अभी इसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखेंगे, ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट इफ एंड ओनली इफ
इसको क्या कहेंगे, सिंबल, या इफ एंड ओनली इफ एन ए इक्वल टू एन बी, एन इक्वल टू एन बी, यह भी सिंबल है। यह क्या है, कार्डिनलिटी का सिंबल, कार्डिनलिटी का सिंबल। तो एन ए और एन बी, एन ऑफ बी और एन ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए जब भी दोनों का बराबर हो, सेट ए और सेट बी का, तब यह जो हमारा इक्विवेलेंट सेट है। और ध्यान में लाइए कि इफ के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, यह पार्टिकुलर सेंटेंस है, क्योंकि हम इधर से इधर भी जा सकते हैं, रिवर वाला कंसेप्ट, इधर से हम इधर भी जा सकते हैं और इधर से हम इधर भी आ सकते हैं। एन ए इक्वल टू एन बी है तो यह इक्विवेलेंट सेट होगा, और जब इक्विवेलेंट सेट है तो यह एन ए इक्वल टू एन बी होगा ही होगा, यानी कि दोनों तरफ से हमारा सही हो, इसी कहते हैं वाइस वर्सा। अब देखिए, अब होता है एग्जांपल ए में है क्या, ए ई आई ओ यू लेटर है, और बी में है ए बी सी एफ जी। तो इसमें देखिए, इसमें सभी एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट सब इक्वल है नहीं ना, इसमें सिर्फ एलिमेंट का नंबर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। जैसे इसमें एन ऑफ ए इक्वल टू 5 है ना, इसको हम यहाँ लिख सकते थे कि 5 एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट और इसमें भी 5 एलिमेंट, तो इस तरह से यह दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों जो नंबर ऑफ एलिमेंट है आर इक्वल, सो इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, ए एन बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो इस तरह से हमारा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन पे यह हो गया। अब आगे जो है, आगे भी हम सेट का टाइप करेंगे। तो अब देखिए, हम लोग का हो गया था इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। अब बेसिस कंपैरिजन तो इसी पे एक और सेट है, इसको कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। देखिए, उसमें जो आपका था ना इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो जाता है, उसको कहेंगे क्या, वो जो सेट है उसमें आप एस लगा लीजिए, क्योंकि दो सेट है ना, जब भी होगा डिसजॉइंट, जैसे यही है डिसजॉइंट सेट, तो इसको डिसजॉइंट सेट नहीं, इसको डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे, क्योंकि जब भी होगा दो सेट ए और बी हमारा डिसजॉइंट सेट हो, जैसे उसमें था इक्वल सेट, तो इक्वल सेट अकेले नहीं था, ए और बी दोनों मिलकर इक्वल सेट था, तो इसलिए उसको इक्वल सेट्स कहेंगे, ना कि इक्वल सेट। तो इसीलिए आप, और इक्विवेलेंट सेट में भी दोनों मिलकर था, तो उसको भी आप उसमें एस लगा लीजिएगा। तो अब देखिए, अब डिसजॉइंट सेट को समझते हैं। हिंदी में नाम इसका है और संयुक्त समुच्चय, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। देखिए, आइए अब इसको समझते हैं नोट करने के बाद। तो डिसजॉइंट सेट हिंदी में नाम है असंयुक्त समुच्चय। सबसे पहले आप संयुक्त का मतलब समझिए, जिसको हिंदी में संयुक्त से मतलब से है कि जुड़ा हुआ, किसी भी तरह से जुड़ा हुआ, और जैसे असंयुक्त हो गया तो ये मतलब किसी भी तरह से बिना कोई भी उसके बीच लिंक नहीं है, किसी भी तरह से वो उससे बिलोंग नहीं करेगा, तो उस तरह से कहेंगे उसको असंयुक्त। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, और असंयुक्त मतलब अलग अलग, किसी भी कोई लिंक से, बिना लिंक के किसी भी तरह से वो जुड़ा हुआ नहीं है। अब देखिए, इसको डेफिनेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि जब योगा टू सेट होगा, क्योंकि हम इसमें कंपैरिजन के बेसिस पे इसको हम बांट रहे हैं, कंपैरिजन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सेट को हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें जब भी होगा दो सेट के बीच, दो सेट के लिए अप्लीकेबल होगा। अब देखिए, टू सेट हैविंग नो कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। जैसे संयुक्त का मतलब होता है ना, या ज्वाइंट सेट, कि किसी भी तरह, ज्वाइंट का मतलब होता है ना, किसी भी तरीका से दो चीज जुड़ा होता है, उसको कहते हैं ज्वाइंट। और यही दो चीज यदि नहीं जुड़ा हो तो उसको हम कह देंगे डिसजॉइंट, क्योंकि वह दोनों चीज जुड़ा हुआ नहीं है, और वही जुड़ा तो उसको कहते हैं ज्वाइंट है। तो उसी तरह जैसे कि होता है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे बैंक में होता है कि एक होता है कि आप पर्सनल अपना खाता खोल सकते हैं, अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो आप ओपन कर सकते हैं एक इंसान के, एक आदमी के नाम पे। और जो एक होता है कि ज्वाइंट अकाउंट मतलब क्या होता है कि उसमें दो इंसान होता है, एक से अधिक इंसान, उसमें जो होगा एक से अधिक आदमी होगा, एक से अधिक अकाउंटेंट, एक से अधिक जो होगा उसके कहते हैं ना खाताधारी, एक से अधिक जो जिसके अकाउंट से एक से अधिक आदमी के नाम पे वो अकाउंट बनेगा, उसमें दोनों की जरूरत होगी, ना कि एक की। तो जस्ट यहाँ भी उसी तरह से है कि एक से अधिक, जब एक से अधिक सेट है
और दोनों के बीच कोई भी रिलेशन है, रिलेशन नहीं हो तो उसको हम कह देंगे टू सेट हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, तो आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इसको हिंदी में आप इस तरह कर सकते हैं, जिसको हिंदी में लिखना हो लिख लीजिए कि दो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी अवयव, एलिमेंट के अवयव भी लिख सकते हैं, कोई भी अवयव अवयनिष्ठ नहीं हो, उसके ब्रैकेट में कॉमन भी लिख सकते हैं, कोई भी अवयव अवयनिष्ठ नहीं हो, तो उस दोनों सेट को हम असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट कहेंगे। यह उसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके एग्जांपल पे आते हैं। देखिए इसमें हम 3 एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको समझ में आए ठीक से। तो एग्जांपल 1 में देखिए A13757 है ना, और B है 8902। देखिए यह इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है, A में 1 है, B में 1 नहीं है, A में 3 है, B में 3 नहीं है, A में 7 है तो B में 7 नहीं है, A में 5 है तो B में 5 नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें गलती क्या है। यहाँ जो हम लिखे हैं बोर्ड पे इसमें गलती क्या है, तो आप देखिए गलती यदि हम अरेंज करें तो गलती नहीं है। यदि हम ध्यान से देखें, देखिए यहाँ 7 जो है हम 2 बार लिख दिए हैं, तो इसको यदि हम रीअरेंज करेंगे, हमको किसी से तुलना करना है तो हम यहाँ 7 को छोड़ देंगे, क्योंकि 7 की जब उसमें अलाउड रिपीटेशन आर नॉट अलाउड इन एनी सेट, तो इसमें रिपीटेशन नहीं होगा 7 का, तो 7 सिर्फ एक ही बार। तो देखिए इसमें कोई भी है नहीं ना, तो इस तरह से A और B हमारा क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट। क्यों, हेयर देयर इज नो कॉमन एलिमेंट टू A एंड B, सो सेट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ जो है कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है A और B में, इसीलिए A और B हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया। लेकिन अब बताइए, आप ध्यान से इसको देखिए, यह कौन सा सेट हो सकता है। जस्ट इसके पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, इसके पीछे n ऑफ A इक्वल टू n ऑफ B इक्विवेलेंट सेट। देखिए इसमें भी इसका एक ही कार्डिनलिटीज n ऑफ A है ना, और n ऑफ B क्या है, दोनों कार्डिनलिटी 4 है, तो दोनों कार्डिनलिटी 4 है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। देखिए यही है तकनीक जो है, यही है पढ़ने का, कि जो हम पीछे हमारा जो पढ़ लिए हैं उसको हम किस तरह से आगे यूज करेंगे। अभी आप यदि इसको ध्यान में नहीं लाते तो हम पीछे भी एक तरह से हम उसको मिस कर रहे थे, और यदि हम इसको अभी ध्यान में ला लिए तो हम पीछे भी हो गया और यह भी हो रहा है। तो यही है तकनीक। तो तकनीकी के साथ पढ़ाई कीजिए तो और भी बढ़िया, और रिलेट करके, जैसे अकाउंट का हुआ ना, कि जैसे हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, तो इसी जिसको आप डेली लाइफ से जोड़िएगा वो और आपके लिए ज़्यादा आसान होते जाएगा, डिफ़िकल्ट के बजाय और भी इजी होते जाएगा। रिलेट इन टू डेली लाइफ और सो वेरी इजी। तो एग्जाम्पल दिस इज नो here there is no common element to A and B, so set A and set B are disjoint sets। अब देखिए एग्जाम्पल 2 है, इसमें है R एक सेट है जिसमें इसके अवयवों की संख्या कितनी है, क्या है, MNPT। इसमें अवयव जो है MNPT है, लेकिन S में आपको इसमें से और इसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखा, क्योंकि हमारा यह डिसजॉइंट सेट है। देखिए इसमें इस S में है OSZCA, लेकिन देखिए इसमें क्या है, एक M है नहीं, N है नहीं, P है नहीं, T है नहीं, तो इसमें नो कॉमन एलिमेंट, सो सेट A एंड सेट B आर डिसजॉइंट सेट। देखिए यह एग्जांपल थोड़ा सा खास है। पहले ये देखिए, इसमें सेट है सेट X एंड सेट Y, सेट X एंड सेट Y है, तो आप इसमें देखिएगा कि X इक्वल टू 1 2 3 0 और Y इक्वल टू -1 4 6, तो X एंड Y आर डिसजॉइंट सेट। तो कहीं कोई यदि आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ भी तो एक है और यहाँ भी तो एक है, लेकिन नहीं, यह -1 है और यह 1 है, यह -1 है और यह यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। तो देखिए हम यहाँ ब्रैकेट में दिए नहीं, ताकि आपको जो समझने में परेशानी नहीं हो, कि -1 नॉट इक्वल टू 1,
-1 जो है 1 के बराबर नहीं है, -1 जो है 1 से छोटा। तो इसको आप लोग ऐसी सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों से आपको बड़ी बात बनती है और बड़ी नौसूर बन के उभरती है कि हम यह कमी रह जाती है। तो देखिए अब जो हमारा टाइप ऑफ सेट खत्म हो गया, लेकिन एक और होता है, एक और है सबसेट। अगले क्लास में सबसेट को जो है हम अभी 2-3 दिन बाद हुआ, सब 2-3 वीडियो के बाद वो सबसेट आएगा, क्योंकि लगभग 2 वीडियो के बाद। क्योंकि देखिए यहाँ तक जो आपका अब जो आप एनसीईआरटी है ना, उसके एक्सरसाइज 1.2 के लिए आप अप्लीकेबल हो चुके हैं। 1.2 के लिए आप रेडी हो चुके हैं। वी आर रेडी टू 1.2 सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन 1.2। तो हम लोग 1.2 के लिए जो है एक्सरसाइज के लिए रेडी हो चुके हैं कंप्लीटली। जो हमारा 1.2 के लिए कंप्लीटली एब्सोल्युटली जो हमारा यह थ्योरी जो है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है हम खत्म हो चुका है, और ना कि अच्छे से बल्कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी मेंटलिटी के साथ। तो इस तरह से हमारा यह समाप्त होता है, खत्म होता है 1.2 के लिए थ्योरी। तो कल से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके लिए एक 1.2 के लिए जो है कल से उसमें उसका क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन उसका करवाया जाएगा, सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो अभी तक यदि आप इसके इंतजार में थे कि हम सॉल्यूशन करेंगे तभी, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको कोशिश करते रहना है, क्योंकि आपको अपनी भी तो मेंटलिटी चेंज करनी है, आपको खुद को भी आगे बढ़ाना है। तो हम तो उसको बताना है ही है, लेकिन यदि आप उसमें मान लीजिए गलत भी हुआ, कोई सवाल बनाए तो गलत ही हुआ, जैसे x + 10 = देखिए इतना इजी है ना, 3x + 20। तो मान लिए कि हम इसको जो है x + 10 मान लीजिए कि हम 2-3 स्टेप गए, उसके बाद हमको अब नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि सब इसमें करे क्या। लेकिन यह जो हम 3 स्टेप इसमें गए, 3 स्टेप में हम 3 स्टेप में इसको सॉल्व किए, इतना सा जो यह 3 स्टेप जो है, इतना सा समझ, इतना से अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में विकसित हुई, हमारे माइंड में डेवलपमेंट किया, बिल्डअप हुआ इतना सा। तो ठीक उसी तरह गलती से ही सही होता है, ना कि सही से गलत। गलती से सही होगा। अब जब देखिए जैसे हम ऐसे कर देते दिया सही हो जाता है, लेकिन हम ऐसे कर देते दिया गलत हो जाता है। तो आप लोग सही पहले गलती कीजिए और गलत बनेगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वह सही होगा ही होगा। इसलिए अपने से कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिएगा तो आज न कल सही बनने वाला ही है। तो थैंक्स लास्टली, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए जो भी आपको डाउट हो, और सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।